न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुषज्यते। त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। गुरुवार के कार्यक्रम में 2 दिन पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि जन्म कुंडली के धन भाव में मेष और वृषभ राशि बने तो क्या परिणाम होता है। कल के बारे में मैंने अगर कही बात तो कल के कार्यक्रम में मैंने आपसे चर्चा की थी कि जन्म कुंडली में शुक्र जहाँ बैठे हैं वहाँ से 4th, 8वें और 12वें अगर कोई पापग्रह बैठेगा तो व्यक्ति को धनहानि और परेशानी देते हैं। ये तीनों कार्यक्रम अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के अवश्य देख लीजिए। इसके अतिरिक्त मैं अपने कार्यक्रम का थोड़ा प्रचार कर दूं। राहु केतु से संबंधित अलग प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, धन भाव से संबंधित अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। विभिन्न जिस लग्न और जिस राशि के आप हैं उसके हिसाब से विभिन्न कुंडलियों का विश्लेषण मैंने कर रखा है। नवांश कुंडली पे अलग प्लेलिस्ट बना है, दशमांश कुंडली पे अलग प्लेलिस्ट बना है। विभिन्न राशियों के लिए और विभिन्न लग्नों के लिए जो रत्न होते हैं, विभिन्न लग्न के आप जिस लग्न के हैं उसके हिसाब से आप विभिन्न उसके कार्यक्रम अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। उपाय से संबंधित कौन से ग्रह के लिए संबंधित कौन से उपाय हैं वैदिक, वो उपाय मैंने बता रखे हैं। इसके साथ साथ चंद्रमा से संबंधित अलग कार्यक्रम है, सूर्य से संबंधित अलग कार्यक्रम है, मंगल से संबंधित अलग कार्यक्रम है, शनि से संबंधित अलग कार्यक्रम है, संस्कारों से संबंधित अलग कार्यक्रम है। इन सब की प्लेलिस्ट आप बस चेक करें, चैनल पे जाएं और प्लेलिस्ट टैब खोलें, आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। यज्ञोपवीत से लेकर के सारे कार्यक्रम मैंने बनाए हैं। अभी आगे और भी बहुत सारे कार्यक्रम आने वाला है और बड़ा अच्छा लगेगा। आज आपसे चर्चा करूंगा कि जन्म कुंडली के दूसरे भाव में मिथुन राशि बनेगी तो क्या होगा। अब आपको चाहिए ये कि अपने पास एक कागज़ रखें और एक कलम ले लें और एक चक्र बना लें 2 नंबर की राशि का, मतलब एक ऐसी लग्न कुंडली तैयार करें जो 2 अंक से शुरू होती हो। यानी कि जिस व्यक्ति की कुंडली वृषभ लग्न की है उस जातक की कुंडली के दूसरे भाव में 3 नंबर लिखेगा। और वृषभ लग्न की कुंडली के लिए शनि जो होते हैं वो 9वें और 10वें भाव के अधिपति होते हैं। इसके साथ साथ वृषभ लग्न की कुंडली के लिए बुध स्वयं धन भाव और धन के सुख भाव यानी कि वाणी के सुख और वाणी भाव का सुख जो होता है यानी कि 5वां भाव। इसका अर्थ है कि बुध जन्म कुंडली के धन भाव के साथ साथ 5वें भाव के अधिपति होते हैं। और वृषभ लग्न की कुंडली के बाद अगर आप देखें तो गुरु वहां पे बहुत अच्छे नहीं होते हैं। इसका अर्थ है कि देवगुरु बृहस्पति वृषभ लग्न की कुंडली के लिए 8वें और 12वें भाव के अधिपति होकर के अपने आप को पापी ग्रह के रूप में परिभाषित करते हैं। वहीं वृषभ लग्न की कुंडली के लिए जो सूर्य देव होते हैं वो 4th भाव के अधिपति होते हैं और इस कुंडली के लिए सुख के अधिपति होकर के कुंडली के महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। वहीं वृषभ लग्न की कुंडली के लिए मारक ग्रहों के रूप में मंगल देव को जाना जाता है। यानी कि 7वां भाव और 12वां भाव मंगल के आधिपत्य में आने के कारण इन्हें मारक भाव के रूप में संज्ञा दी गई है। ये इतनी सारी चीजें। चंद्रमा 3रे भाव के अधिपति होते हैं और इस कुंडली के पराक्रमेश होकर के वो आपकी कुंडली को परिभाषित करने का काम करते हैं। पर ये तो बात रही ग्रह की बात। वृषभ लग्न की कुंडली के लिए अगर जन्म, अब बहुत गहरी बात है, इसको ध्यान से समझना, इत्मीनान से पालथी मार के बैठ जाइए। तो वृषभ लग्न की कुंडली के लिए धन भाव में कैसी स्थिति बनेगी तो व्यक्ति धनवान बनेगा। क्योंकि वृषभ राशि की कुंडली अगर लग्न में बनेगी तो द्वितीय भाव में 3 नंबर लिखेगा जो द्विस्वाभाविक राशि है, मतलब ना तो चर है और ना तो स्थिर। और अगर आपकी कुंडली में दूसरे भाव में 3 नंबर लिखा है इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति स्वयं को पहले भरता है। क्या करता है? पहले वो स्वयं की आवश्यकता पूर्ति करेगा। ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है और धन भाव से संबंधित विशद विश्लेषण में यह आपकी सहायता कर सकता है। तो धन भाव के में अगर 3 नंबर की राशि बनी यानी कि विषम संख्या की राशि बनी और उस भाव के अधिपति की दूसरी राशि 5वें भाव में बनती है। अब चूंकि आप ये जानते हैं ज्योतिष का सिद्धांत कि जन्म कुंडली के धन भाव में अगर कोई ऐसी राशि बनी है
जिसकी एक अन्य भी राशि हो उस भाव के अधिपति की, तो वो धन भाव स्वतंत्र हो जाता है। मतलब धनेश स्वतंत्र होकर के अब इस बात पे उनका निर्णय आता है कि वो बैठे कहाँ हैं और किससे दृष्ट हैं और किसके संग बैठे हैं। क्लियर है? तात्पर्य ये है कि धन भाव में अगर मिथुन राशि बनेगी तो ये एक ऐसी राशि है जो शीर्षोदयी राशि है, और शीर्षोदयी राशि होने के कारण धन में व्यक्ति को आसानी से सफलता मिलती है। यही नहीं, ये मिथुन राशि वायु प्रकृति की राशि, वायु तत्व की राशि है। इस वजह से इनकी चंचल प्रवृत्ति होने के कारण, चूंकि चलायमान प्रवृत्ति होती है, तो धन व्यक्ति को थोड़ी सी मेहनत करने से ही प्राप्त होने लगती है। ये पहली बात है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति सबसे पहले अगर धन कमाएगा तो वो अपने आवश्यकता की पूर्ति करेगा, उसके बाद समाज की तरफ देखेगा। यही नहीं, अगर जिस व्यक्ति की कुंडली के धन भाव में मिथुन राशि का निर्माण हुआ है, अगर वहां पे लग्नेश बैठे हों, या फिर अगर हम किसी ग्रह के न बैठने की बात करें, अगर उस भाव के आगे पीछे शुभ ग्रह बैठे हों, तो वो धन भाव बलवान कहा जाएगा। और अगर धन भाव के अधिपति बुध बनते हैं और पंचम में बैठे हों, दशम में बैठे हों, नवम में बैठे हों, एकादशवें में बैठे हों, हालांकि एकादशवें में वो बैठेंगे तो नीच के होंगे। अगर धन भाव के अधिपति बुध बनेंगे मिथुन राशि में और एकादशवें भाव में बैठेंगे तो 12 नंबर की राशि में बैठेंगे, और अगर 12 नंबर में बैठे हैं बुध 12 नंबर की राशि में एकादशवें भाव में, तब आपकी कुंडली में गुरु को भी केंद्र में बैठना पड़ेगा। और अगर चूंकि वो एकादशवें भाव के अधिपति होकर के सप्तम में बैठेंगे, चतुर्थ में बैठेंगे, दशम में बैठेंगे, लग्न में बैठेंगे, तो ये व्यक्ति को भाग्यशाली ही नहीं बल्कि बहुत बढ़िया धनवान भी बनाएंगे, क्योंकि ये अपने आप में एक लाभ योग घटित होगा। पर गुरु अगर केंद्र में नहीं बैठेंगे तो बुध का बल भी कमजोर होगा, क्योंकि वो नीच की राशि में बैठ रहे हैं, और गुरु का केंद्र में आना बुध का नीच भंग कर सकता था। अगर वो केंद्र में नहीं बैठे हैं तो बुध का नीच भंग नहीं होगा। क्लियर है? तात्पर्य यह है, इसको समझिए कि जन्म कुंडली के धन भाव में अगर मिथुन राशि बनी तो बुध अस्त नहीं होने चाहिए, बुध वक्री नहीं होने चाहिए। अगर अस्त हैं तो वक्री ना हो, और अगर वक्री हैं तो कमजोरी वाली बात ना हो। कहने का अर्थ है कि वो जितना ही निश्चल रहेगा उतना ही वो अच्छा परिणाम करेगा। मैं आपके लेवल पे आकर के बिना तार्किकता से युक्त होकर के आपको रट्टू तोते की तरह पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं कि अगर बुध द्वितीय भाव के अधिपति हैं, वहीं बैठे हैं, तो अस्त नहीं हो। अगर सूर्य के संग आगे पीछे बैठे हो तो सूर्य से उनकी डिग्री अस्त में ना जाती हो, और अस्त अगर हैं तो वक्री ना होते हो। अगर वक्री हैं तो अस्त ना हो। मतलब इनके साथ दोनों ही चीजें एक साथ लागू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो वक्री होंगे और अस्त होंगे तो परिणाम कमजोर करने लगेंगे। यही नहीं, वक्रत्व को प्राप्त होने के कारण बुध अब टेढ़ी मानसिकता का होगा, जिसके कारण व्यक्ति के विचारों में भी टेढ़ापन आएगा। और यही नहीं, वो बुध वक्री होने और अस्त होने के कारण कई बार पंचम भाव और धन भाव का प्रभाव कमजोर भी करने लगेंगे। इसके साथ साथ अब जरा सोच के देखिए, अब इस बात पे आते हैं कि बुध कैसे रहेंगे तो अच्छे परिणाम देंगे। तो बुध अगर पंचम भाव में बैठे हो तो अच्छे परिणाम देंगे, भाग्य में बैठे हो तो अच्छे परिणाम देंगे, सप्तम में बैठेंगे तो अपने व्यापार से आपको धन देना चाहते हैं। वो ग्रह फिर ये कहता है कि व्यक्ति स्वयं का रोजगार स्थापित करे, स्वयं का कर्ता धर्ता स्वयं बने। ये इतनी सारी चीजें बुध की राशि में अब कौन कौन बैठेगा तो धन भाव बलवान होगा। तो सबसे पहले विचार करते हैं, तो शुक्र अगर स्वयं धन भाव में बैठेंगे तो ये महाधनी योग होगा, और लग्नेश अगर वहां बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक को बेसब्री से धन देते रहेंगे। और निस्संदेह चूंकि लग्नेश है वो इस कुंडली का प्रधान ग्रह होगा, इस कुंडली का मालिकाना हक उसके पास होगा, इस वजह से वो चाहे जहां बैठे उसकी मर्जी है, और वो कहीं भी बैठेगा तो उसको कमजोरी नहीं देगा। ये पहली बात है। इसके अतिरिक्त आपको उस कुंडली में अगर शुक्र के बाद बुध की बात तो बुध बैठ गए तो बढ़िया रहे। अगर चंद्रमा बैठ जाएं तो अब अगर धन भाव में चंद्रमा बैठेंगे तो आपको मेहनत करवा करके वो धन देंगे। कई बार प्राइवेट सेक्टर से धन कमाने के लिए व्यक्ति को आगे आना पड़ता है, या कई बार जब चंद्रमा वहां बैठेंगे और अगर चंद्रमा पापक ग्रह हो रहे हों, उनके ऊपर शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव नहीं है, और अगर पापक ग्रह नहीं है तो फिर ये ठीक बात होगी। लेकिन अगर पापक ग्रह हो रहे हैं और शनि मंगल राहु केतु से प्रभावित हैं,
तो ये बात गड़बड़ होगी और व्यक्ति को अब धन कमाने और जोड़ने के लिए, निरंतरता से धन कमाने के लिए बड़ी मशक्कत करनी होगी। क्लियर है? अब बात करते हैं कि सूर्य अगर बैठ जाएंगे धन भाव में तो कैसा होगा। तो अगर धन भाव में सूर्य बैठेंगे तो व्यक्ति की कुंडली को बल मिलेगा और व्यक्ति कई बार वो बड़ा गंभीर होकर के धन कमाता है। माता के सहयोग से, मातृपक्ष के सहयोग से व्यक्ति धन कमाता है। और यही नहीं, वो बहुत गहरा धन कमाता है, मोटा धन कमाता है, मानसिक शांति के साथ धन कमाता है और अच्छी खासी प्रॉपर्टी तैयार करता है। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। अगर जन्म कुंडली वृषभ राशि की बनी है, वृषभ लग्न की बनी है, धन भाव में मिथुन राशि का निर्माण हुआ है और सूर्य वहीं बैठे हैं, तो भी आपको अपना रोजगार भी स्थापित कर सकते हैं, सरकारी क्षेत्रों से धन कमा सकते हैं, माता के क्षेत्र से धन कमा सकते हैं, राजकीय नौकरियों पे पदस्थ अधिकारी बन सकते हैं। और उसके बाद अगर चर्चा करें तो बुध तो बैठे ही हैं। अब उसके बाद अगर वहां शनि बैठे हों या मंगल बैठे हों तो शनि का बैठना अच्छा होगा, क्योंकि वृषभ लग्न की कुंडली के लिए स्वयं आपकी कुंडली का नवम और दशम भाव का अधिपति आपकी कुंडली के धन में बैठ रहा है। इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति पिता से जुड़ करके, राज्य से जुड़ करके, देश से जुड़ करके, केंद्र से जुड़ करके, समाज से जुड़ करके, पिता के सहयोग से जुड़ करके, राज्य और देश के सहयोग से धन कमाएगा। भाग्य से जुड़ करके, पूर्वजों से जुड़ करके अपने आप को वो धन कमा सकता है। इसका अर्थ होगा कि अगर धन भाव में मिथुन राशि का निर्माण हुआ और शनि वहीं बैठे हैं तो ये स्थिति भी जातक को धनवान बनाएगी। लेकिन अगर मंगल बैठेंगे तो विदेशों से जोड़ करके, मेहनत करवा करके, कट्टरता से मेहनत करके, पराक्रम का प्रभाव दिखा करके अपने रोजगार से व्यक्ति अच्छा धन कमाएगा। अब वो सरकारी नौकरी से ज्यादा अगर खुद का व्यापार करे तो वो निश्चित रूप से अच्छा धनवान बन सकता है। क्योंकि मैंने इस पे एक कार्यक्रम बनाई थी, बात कही थी उसमें कि अगर दशम भाव के अधिपति द्वितीय में बैठे तो राज्य सरकार से और नौकरी से, मतलब किसी अच्छी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ करके व्यक्ति धन कमाता है। लेकिन अगर दशम भाव के अधिपति के संग या सप्तम भाव के अधिपति के संग धनेश का संबंध होता हो तो व्यक्ति खुद के रोजगार से धन कमाए, अपना रोजगार स्थापित करके वो धन अच्छा कमा सकता है। तो धन भाव को लेकर के मैंने क्या बात कही कि अगर सूर्य बैठे तो ऐसा हो, शुक्र बैठेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, बुध की स्थिति कैसी रहेगी तो अच्छा रहेगा, वहाँ कौन सा ग्रह, तो शनि बैठ जाए तो बहुत अच्छा है, मंगल बैठेंगे तो मेहनत करवाएंगे और हो सकता है तो आपके धन की हानि भी करवा दे, क्योंकि वो इस कुंडली के मारक ग्रह होंगे। और ऐसी स्थिति में कई बार पत्नी के पीछे भी धन लगाना पड़ता है, कई बार पत्नी मतभेद से युक्त होती है। तो ये इतने। अब गुरु की बात करते हैं। तो अगर जन्म कुंडली के धन भाव में मिथुन राशि बनी है और गुरु वहां बैठेंगे तो अब ये चूंकि लाभेश होकर के धन में बैठ रहे हैं, अष्टमेश होकर के धन में बैठ रहे हैं, इस वजह से सामान्यतया जब इनकी दशा आएगी तब निश्चित रूप से अपना शुभत्व परिणाम देकर के आपको धन देंगे, पर पूरी गारंटी के साथ नहीं। अगर बुध गुरु के संग धन भाव में बैठे हैं तो निश्चित रूप से गुरु धनवान बनाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर गुरु वहां सूर्य के संग बैठे हैं तो थोड़ी बहुत विषमता के साथ धन देंगे, पर हो सकता है कि व्यक्ति डेली खर्च में ही उसके सारे धन के खर्चे दिख जाते हों। उस धन से अगर वो कुछ बड़ा इकट्ठा करना चाहता हो तो उसको गड़बड़ी होगी अगर गुरु के संग सूर्य बैठे हैं धन भाव में तो। लेकिन अगर गुरु के संग शनि बैठे हैं तो वो व्यक्ति जो धन कमाता है कई बार वो धन दूसरे को चला जाता है, जैसे पिता ले लें, भाई ले लें, बड़े लोग ले लें, गुरुजनों को देना पड़े या किसी न किसी को देना पड़ता है। उसका इसका धन निष्कासन ऐसा हो कि वो बोल भी ना पाए कि नहीं मैं नहीं दूंगा। वो कई बार ऐसा हो जाता है कि जानबूझ करके ना देने के बाद भी उसको उसके धन का ऐसे किसी दूसरे को या तो दान स्वरूप उसका धन चला जाए या धन कमाया हुआ कई बार नष्ट हो जाता है, क्योंकि वो अष्टमेश हैं और भाग्य भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति के संग युति करके अष्टमेश से होगा तो कोई ना कोई रैंडम ऐसा काम आएगा जिसके कारण उसके धन का जैसे धन आए तो तुरंत कोई काम बन जाए और उसको आपको धन देना पड़े। ऐसी चीजें होती हैं। तो ये इतनी सारी चीजें अगर धन भाव में बनती हो तो बिल्कुल बैठ सकता है और कोई की बात नहीं होगी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको धन भाव पे बताई। अब क्या बता सकता हूं इसमें, तो और आपको ये बताऊंगा कि धन के अधिपति अस्त न हो, मृतप्राय न हो, वो बाल्यावस्था के न हो, अवस्था उनकी कुमार की हो तो अच्छी हो, युवावस्था के हो तो अच्छे हो, शुभग्रह गुरु से, शुभग्रह शुक्र से, शुभग्रह चंद्रमा से युति में हो। हालांकि चंद्रमा भी अगर बैठेंगे तो मेहनत करवा करके धन देंगे, शुक्र के संग और गुरु के संग बैठेंगे तो लाभ योग बनेगा। ये इतनी सारी चीजें हैं। अब तो कुछ मैं बोल नहीं रहा,
आइए अब गीता जी के श्लोकार्थ बता देता हूँ। गीता जी के 18वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, अकुशल कर्म और कुशल कर्म। तो अकुशल कर्म में मतलब जो अच्छा काम नहीं है उससे वो द्वेष नहीं करता है, और अगर जो कुशल कर्म है उससे वो आसक्त नहीं होता है, वही सच्चा ज्ञानी है। प्रत्येक कर्म से वो समतुल्यता के भाव में बैठा है, प्रत्येक संबंध को सामान्यतया सामान्य तराजू से तोल रहा है, वो अच्छा होता है। तब तक के लिए कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। कार्यक्रम प्रत्येक दिन का देखा करिए, सुबह का कार्यक्रम भी देखा करिए, उसमें बहुत सारी चीजें कुंडली विश्लेषण के माध्यम से मैं बता देता हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।